अब सर मुझे कोई भी कॉलेज में XYZ कॉलेज में अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं क्या चीज़ चेक करूँगा एज ए स्टूडेंट सर कि मैं क्या चेक करूँगा। पहले उनका प्लेसमेंट चेक करूँगा या मैं NIRF रैंकिंग चेक करूँगा जिससे मुझे पता चल जाए सर। आपको करना तो सब कुछ पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेजर अगर 3 चीज़ अगर आपसे पूछा जाए सर, अगर आप कॉलेज चूज करते तो क्या चीज़ चेक करते? देखिए, अगर मेरे को आप ये मेरे से पूछेंगे कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं चूज करता, सबसे पहले देखता कि या पहले जैसे चलता था इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके का नहीं है। तो बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ है उसी तरफ बच्चे को फोकस करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी खुद भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सर जो अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं GNIOT से आए हुए हैं, जो कि 20 ईयर का एक्सपीरियंस है इनके पास में, जो इनसे बात करेंगे कि पूरा GNIOT के बारे में, कॉलेज कैसा है, पूरा फुल रिव्यू बनने वाला। तो इस चैनल पे बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले सर वेलकम कोलकाता में आने के लिए सर। एंड सर हमारे ऑडियंस को आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दे तो ईजी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप डे है। एज प्रेजेंट मैं ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GNIT, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वहाँ पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंटायर ईस्टर्न सेक्टर के लिए मैं काम करता हूँ इन आउटरीच एंड ब्रांडिंग प्रमोशन और कॉलेजेस के प्लेसमेंट सारे उस पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं कर रहा हूँ। जैसे सर कि आप जब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले जब मैंने आपसे बात किया था, आपने बताया था 20 ईयर अराउंड आपके पास में एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में सर। तो आप इतने सारे स्टूडेंट लोगों से मिले होंगे सर, इतने सारे स्टूडेंट लोगों का काउंसलिंग भी किए होंगे। तो सर मेरा फर्स्ट मेजर क्वेश्चन ये रहेगा आपसे सर कि आफ्टर 12 सर बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटेक करे, BCA करे या BBA करे, इतने सारे मल्टीपल टाइप के कोर्सेज भी है। तो सर डिसाइड कैसे करे कि मुझे किस में जाना है? बहुत ऐसे भी स्टूडेंट मिलते होंगे जिनको कुछ पता नहीं रहता होगा। देखिए, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब होता क्या कि एक तो सबसे पहले हमारे समाज में जो हम गार्जियन होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, सबको ये दिखाई देता है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर आफ्टर 12th। बट ऐसा नहीं है, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर भी बहुत सारी बातें आती है। अब बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको LLB करना है। आप जबरदस्ती अगर कोई पेरेंट्स या गार्जियन, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, बट उसका फोकस उधर नहीं जा पा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये मेरा एक वो है ओपिनियन है कि बच्चे को पहले उसके इंटरेस्ट पता कीजिए, देन उसको उस लाइन के बारे में बताइए कि इस लाइन पे जाने से क्या फायदा है, BCA करने से क्या फायदा है, या BBA करने से क्या फायदा, मैनेजमेंट में जाने का या इंजीनियरिंग में जाने का क्या फायदा। आज के डेट में आप देख ही रहे हैं, इंजीनियरिंग में AI, ML, दुनिया भर के बहुत सारे स्ट्रीम्स आ गए, सिर्फ कोर कंप्यूटर साइंस ही नहीं रह गया है, ठीक है। या पहले जैसे चलता था इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके का नहीं है। तो बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ है उसी तरफ बच्चे को फोकस करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। मतलब आपका ये कहना है सर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए, ऐदर नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के बातों पे चले गए, दोस्त जहाँ जा रहा है वहाँ पे हम चले गए, ठीक है। एंड मेरा सर सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा सर कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट अगर अपना कोर्स डिसाइड कर लेता है, सबसे मोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं, इतने सारे कॉलेजेस सब है सर, कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, तो क्या चीज कॉलेज में देख करके कोई भी कॉलेज डिसाइड करना चाहिए सर, या रैंकिंग देख करके? या मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ ना सर कि इससे क्या होगी, सारे ऑडियंस को समझ में आ जाएगा, ये पैरामीटर देख करके ही एटलीस्ट जाना चाहिए कोई भी कॉलेज में। बहुत बढ़िया सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कॉलेज में ये पता करना चाहिए कि कॉलेज की एकेडमिक कैसी है। जब तक आप, बहुत लोग बोलेंगे कि प्लेसमेंट हम इस कंपनी में दे रहे हैं, हम उस कंपनी में दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कॉलेज कहीं ना कहीं बच्चे को प्लेस तो करा रही है। बट आपको सबसे पहले देखना है कि बच्चे, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चीज घुस रहा है। तो अगर पहले आप ना एकेडमिक स्ट्रांग नहीं होगा, एकेडमिक जब स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स को एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा, एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी। वो जब सीख जाएगा तो वो लड़ने के लायक बन जाएगा, वो कहीं भी जाके फाइट कर सकता है। ये आपका मेन चीज है, उसको सबसे पहले आपका एकेडमिक किसी भी कॉलेज का स्ट्रांग करना पड़ेगा। एकेडमिक आप ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी, तो सर पता कैसे करेंगे? जैसे कि सपोज दैट बिहार भागलपुर से हूँ, ठीक है। अब सर मुझे कोई भी कॉलेज में XYZ कॉलेज में अगर मुझे
पसंद आ गया तो मैं क्या चीज चेक करूंगा एज ए स्टूडेंट सर, कि मैं क्या चेक करूंगा? पहले उनका प्लेसमेंट चेक करूंगा या मैं NIRF रैंकिंग चेक करूंगा, जिससे मुझे पता चल जाए सर। आपको करना तो सब कुछ पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आस मेजर अगर 3 चीज अगर आपसे पूछा जाए सर, अगर आप कॉलेज चूज करते तो क्या चीज चेक करते? देखिए, मैं अगर मेरे को आप ये मेरे से पूछेंगे कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं चूज करता, सबसे पहले देखता कि एक कॉलेज की कितने नाम है, कितने साल पुराना है, हाँ। इनका जो एकेडमिक सिस्टम हो वो कैसा है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे के अंदर किस तरीके का नॉलेज डाला जाता है, प्रैक्टिकल्स, खासकर मैं ये आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बच्चों को प्रैक्टिकल्स पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में आप अगर देखें, हमारे यहाँ पे IITians भी है, हमारे यहाँ पे NITs भी है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब बीटेक डिग्री होती है, बीटेक डिग्री के बाद प्रैक्टिकली बच्चे उतने स्ट्रांग नहीं होते, मतलब स्किल उतने डेवलप नहीं होती है। तो मैं अगर आज मेरे को पूछे या मेरे किसी भाई को या मेरे बच्चे को अगर एडमिशन करवाना है या मुझे अपने लेना है, सबसे पहले मैं वहां का एकेडमिक देखूंगा, और एकेडमिक में स्किल वैल्यू कितना दिया जा रहा है, जो कि आज के डेट में मोदी जी भी कह रहे हैं कि बच्चे को सबसे पहले स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो उस स्किल कितना दिया जा रहा है, उसके बाद रैंकिंग वगैरह, कितने साल से आपने कितना प्लेसमेंट दिया है, कितने अच्छे जगह अपने प्लेसमेंट किया है, कितना आपका एवरेज सैलरी जा रहा है, आप फीस स्ट्रक्चर के, हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि मान लीजिए आज कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 20 लाख 25 लाख भी फीस ले रहे हैं, ठीक है, साउथ में आपको पता ही है कि ले ही रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम उस कॉलेज में जहां 20 लाख दे के हम कितने का प्लेसमेंट ले रहे हैं, कैसा हमारा पढ़ाई है, तो हमें इसको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये कॉलेज भी इस रैंकिंग में है, इतना इनका एकेडमिक स्ट्रांग है, इतना इनका प्रैक्टिकल का है, इनके पास ये सारे सुविधाएं हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है, ये है, लैब बहुत अच्छे हैं, टीचर्स फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, सारे पढ़ाने का मीडियम बहुत अच्छा है। तो उस सारे को देखते हुए फिर मैं अपना एक कॉलेज चूज करूंगा। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत टॉप का कॉलेज है, 20 लाख का फीस है तो मतलब मुझे बहुत वहीं जाना है। मुझे ये देखना है सारा ओवरऑल मिला के, क्योंकि मुझे अपना पॉकेट भी देखना पड़ेगा। यस सर। अगर सर आप पॉकेट की अगर बात की तो बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स लोग भी मुझे ये कमेंट भी करते हैं, यूट्यूब पे पूछते भी है कि कॉलेज तो ठीक है डिसाइड कर लिया, अगर सपोज GNIT की अगर मैं बात करूं, अगर हॉस्टल का क्या फीस रहता है सर? अगर मान लेते जो स्टूडेंट लोगों को हॉस्टल में नहीं रहना है तो सर आउटसाइड क्या सर बजट जाता है मंथली? क्योंकि मैंने सर सुना है कि नोएडा साइड थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अप अदर सिटीज। नहीं सर, ये ऐसा नहीं है। ग्रेटर नोएडा में आपको कॉस्टली भी मिल जाएंगे और मीडियम रेंज के भी मिलेंगे। हाँ, डेफिनेटली वो एक स्टूडेंट एरिया बन गया, पूरा नॉलेज पार्क, आपके कॉलेजेस ही कॉलेजेस है, काफी सारे वहाँ पे कॉलेजेस हैं। जहां तक GNIT का सवाल है, सबसे पहले GNIT इंस्टीट्यूट जो है आपका ये 2001 का है, और काफी इन्होंने अच्छे एलुमनिस भी दिए हैं पूरे भारत को, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में हमारे एलुमनिस जॉब कर रहे हैं, TCS हो गया, डेलॉयट हो गया, बहुत जगह, ठीक है, अमेजन से लेके कहीं भी। अब बात आती है हॉस्टल की। हॉस्टल हमारे अंदर भी हॉस्टल्स है, टोटली वेज हॉस्टल है। वहां पे एंटायर दिल्ली NCR में नॉनवेज कहीं भी नहीं है। बच्चा अगर हॉस्टल नहीं रहना चाहता है, उसके अपने मुताबिक, अपने पॉकेट जितना साउंड कर रहा है, उसको 7,000 8,000 का भी PG 8,000 तक में मिल जाएगा, और 20,000 का भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है बच्चा का पॉकेट कितना साउंड कर रहा है। और हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल फीस है वो एकदम मिनिमम है। हमारे यहाँ कोई नॉन AC नहीं है, AC या आपके कूलर। तो सबसे नॉमिनल जो प्राइस है 1,48,000 3 सीटर कूलर। ओके। एंड सर अगेन मेरा क्वेश्चन है सर, इन नोएडा सर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। नोएडा में मैं जब गया था तो सर मैं जहाँ पे जा रहा हूँ सर वहाँ पे ही एक कॉलेज है सर, और मैं वहाँ के बहुत सारे लोगों से भी बात किया था। तो आप लोगों का भी कॉलेज का नाम लिया था, और GL बजाज का भी नाम लिया था, GNIT का भी नाम लिया था, मतलब कुछ लोगों से बात की, ये सब कॉलेज रेनाउंड कॉलेज है सर। तो मतलब कंफ्यूज्ड नहीं हो जाते होंगे सर स्टूडेंट लोग भी वहाँ पे सर? सर इसीलिए मैंने आपका क्वेश्चन का एक पहले आंसर दिया कि देखिए 4-5 रेनॉन कॉलेज वहां पे है, सभी को। तो हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं। तो आपको ये चीज बच्चों को भी, और जो आप लोग जो गाइडलाइंस देते हैं या हम भी गाइडेंस करते हैं, हमें भी ये समझाना पड़ेगा तरीके से कि कहाँ पे क्या बेटर है। कहीं पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कहीं का एकेडमिक बहुत स्ट्रांग है। तो वो सारे चीजों को मिला के एक बच्चे को, सिर्फ आप जैसे उस समय बोल रहे थे रैंकिंग, सर सिर्फ रैंकिंग को ही लेके चलेंगे वो भी नहीं है। रैंकिंग भी देखना पड़ेगा, कितने साल पुराना है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके का पढ़ाई हो रहा है वहां पे, प्रैक्टिकल कितना दिया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि आज के रेट में प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। सारी चीजों को मिला के आप एक बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं ना सर, तो ये मेजर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर में रहेंगे रहेंगे क्या, मतलब कॉलेज सब में रैगिंग होता है या नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बोला जाता है होता नहीं है, पर अनफॉर्चुनेट वहाँ पे होता है सर, ऐसे ऐसे इंसिडेंट सब आते नहीं, हैं। देखिए ये तो मैं क्या सर GNIT में भी क्या ये नहीं, रैगिंग? एज मैं जेएनआईटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे 6-7 साल हो चुके हैं, जी सर। तो मैं इतना बोल पाऊंगा कि हमारे यहाँ रैगिंग वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब पूरा मना ही है, और हमारे यहाँ तो रैगिंग हो ही नहीं सकता, इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन का हुआ है, बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, किसी तरीके का कोई रैगिंग नहीं मिलेगा, पूरा रैगिंग फ्री, इवन हॉस्टल में भी रैगिंग नहीं हो सकता है। हॉस्टल में भी रहेंगे। तो मेरा सर ये भी क्वेश्चन रहेगा, कितने कोर्सेस है सर आप लोगों के कॉलेज? हमारे टोटल 17 कोर्सेज है। 17 कोर्सेस है। जैसे सर मैं एक एक कोर्सेज के बारे में अगर बातें करूंगा तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। जैसे मैं शॉर्ट में, जैसे सर MBA और PGDM सर, ठीक है, मैं ये दो चीज के ऊपर में, MBA और PGDM में बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं सर, अगर आप ये कंफ्यूजन अगर मिटा सकते स्टूडेंट लोग। देखिए सर, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, एमबीए और पीजीडीएम में जो कंफ्यूजन स्टूडेंट की है, बेसिकली उन्हें पता नहीं होता, ये दोनों ही एक ही चीज है। एमबीए भी 2 साल का है आफ्टर ग्रेजुएशन, और पीजीडीएम भी 2 साल का ही है आफ्टर ग्रेजुएशन। पीजीडीएम एआईसीटी के थ्रू दिया जाता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये टोटली ऑटोनोमस है, ये कॉलेज अपने तरीके से चलाता है। और एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपको किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लेना पड़ता है, राइट, पहला। दूसरा, बच्चे कंफ्यूज या पेरेंट्स कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि पीजीडीएम में जो डी आता है ना, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमा, वो सोचते हैं कि दिस इज अ डिप्लोमा प्रोग्राम, बट आप अगर कैलकुलेशन करेंगे दिस इज अ पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, पहला। दूसरा, ये पीजीडीएम 1962 में ही आया हुआ है, ये बाहर कंट्रीज में जो कुछ एजुकेशन संस्थाएं ऐसे चलाते थे कि हम बच्चों को जो आज के डेट में चल रहा है वही चीज देंगे। आप एमबीए में आप कितना भी कर लीजिए, आप चाह के भी अपना नया कोर्स या नया सिस्टम जोड़ नहीं सकते जब तक आपको यूजीसी या यूनिवर्सिटी से परमिशन नहीं मिलेगा। सर PGDM में भी स्पेशलाइजेशन होते हैं क्या? हाँ, स्पेशलाइजेशन दोनों में ही है, लेकिन पीजीडीएम में एक खासियत क्या है कि आज हमें इस तरीके के कोर्सेज की जरूरत है, इस तरीके के स्किल्स की जरूरत है, हम इमीडिएट उसके ऊपर काम करके प्रोजेक्ट्स बना के हम उसको जोड़ सकते हैं, उस स्पेशलाइजेशन को ला सकते हैं, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये टोटली ऑटोनोमस है। दूसरा, आप जब सिलेबस में जाएंगे, एमबीए का जो सिलेबस होता है पिछले 5-6 साल से जो सिलेबस चल रहा है, क्योंकि वो जब तक आप यूनिवर्सिटी से रिकमेंड नहीं कराएंगे वो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, डे बाय डे इंडस्ट्री को देखते हुए इंस्टेंट हम चेंज करा सकते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा जो है, जो कि बच्चों को मैं बहुत ये समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ, पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स है जो आज के डेट में इंडस्ट्री की जरूरत है वही हम पढ़ाते हैं, ना कि सारे सब्जेक्ट्स को लेके बैठते हैं। आज जरूरत स्किल की है, आज जरूरत एआई की है, आज जरूरत एमएल की है, ये सारी चीजें पीजीडीएम में बहुत ज्यादा फोकस किया। जैसे हमारा एक स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक्स एंड एआई, तो इस तरीके से जिसकी जरूरत है इंडस्ट्री को वही चीज पीजीडीएम में फोकस किया जाएगा। एमबीए में आपको थ्योरी करना ही करना है, इसमें थ्योरी का भाग ज्यादा होता है, इसमें थ्योरी का भाग थोड़ा कम होता है। मतलब सर आपका मेनली ये कहना है कि अगर जिसको थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पढ़ाई करना है वो MBA की ओर जा सकते हैं, जिसको प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा और अपडेटेड रहना है जी, तो वो PGDM की ओर जा सकते हैं। जिनको इंडस्ट्री के लेके ज्यादा अपडेटेड रहना है, जिनको आज के कॉर्पोरेट्स में जाने हैं, कॉर्पोरेट्स में जाना है और इंडस्ट्री को लेके ज्यादा फोकस्ड है, स्किल्ड को लेके ज्यादा फोकस है, वो स्टूडेंट पीजीडीएम की तरफ जा सकते हैं, और उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि पीजीडीएम वही है जो हम उनको प्रैक्टिकली जो चल रहा है आज के डेट में जो चाहिए वही हम दे रहे हैं। कॉर्पोरेट को जो चाहिए हम वही निकाल के बच्चों पे डाल रहे हैं, बच्चा जाके सिलेक्ट हो रहा है। ये है। जैसे सर आप लोगों के कॉलेज में जैसे MBA और PGDM का बात हो गई, जैसे बीटेक भी है, बीटेक के भी मल्टीपल आप लोग के यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे तो होंगे ही। तो सर बीटेक का वहाँ पे कैसे फैकल्टीज है, अगर शॉर्ट में बता पाए इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों के लिए? देखिए, इंजीनियरिंग तो हमारे काफ़ी पुराने हैं, वो है 2001 से चल ही रहा है, और हमारे बहुत सारे एलुमनीज भी बहुत अच्छे जगह जॉब में भी लगे हुए हैं। फैकल्टीज हमारे यहाँ के, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ के फैकल्टीज, हमारा जो एकेडमिक है वो बहुत स्ट्रांग है, पूरा सब्जेक्ट नॉलेज इंग्लिश एंड कुछ हिंदी में भी किया जाता है, इंग्लिश का फोकस ज़्यादा रखा जाता है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के लिए लैब बहुत अच्छे बनाया गया है, इंक्यूबेशन सेंटर 2-3 इंक्यूबेशन सेंटर है
जो कि बच्चे का जैसे आप होता है ना स्टार्टअप्स का वगैरह के लिए, वो सारा चीज वहाँ पे सेटअप है। स्टार्टअप्स के लिए सर क्या फोकस कर रही है कॉलेज सर? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आजकल आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग करने के बाद अपने स्टार्टअप्स पे लगे रहते हैं, जैसे एग्जांपल जेप्टो, ये इन लोग क्या है, मैक्सिमम आईआईटीएंस है, ये इनका शुरू से रहा कि हमें स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। तो इस तरीके के लिए उनके लिए एक सपोर्ट चाहिए इनक्यूबेशन सेंटर का, तो वो इनक्यूबेशन सेंटर आपको जियोनाइटी में मिलेगा। सर जैसे आपने बताया टोटल 17 कोर्सेस है राइट, तो सर आप बता सके अगर शॉर्ट में कोर्सेज, जैसे बीटेक के बारे में बात हो गई, बीटेक हो गया, एमबीए पीजीडीएम के बारे में, एमबीए हो गया, पीजीडीएम हो गया, राइट सर, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए हो गया, इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए हो गया, बीए एलएलबी हो गया, एलएलबी हो गया, नर्सिंग है, बी फार्मा है, डी फार्मा, इस तरीके से सारे इतने सारे कोर्सेस है। तो सर स्टूडेंट एक ही कैंपस में है ना सर? सबके अलग अलग बिल्डिंग्स है, सबका नाम भी अलग अलग है। जिम्स पीजीडीएम। कितना बड़ा एकड़ का कैंपस होगा सर आपका? ये आपका है करीबन 18 एकड़ का कैंपस। 18 एकड़, तो मतलब स्टूडेंट लोगों को भी सर एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के भी दोस्त तो हो ही जाता है, एक्सपोजर सबका बिल्डिंग अलग है। हाँ। देखिए जियोनाइटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक अलग बिल्डिंग है, जियोनाइटी एमबीए इंस्टीट्यूट का एक अलग बिल्डिंग है, जिम्स का अलग बिल्डिंग है, जिप्स में जिसमें बीबीए बीसीए बीकॉम देन आपके बीएलएलबी ये सारे, उसका अलग बिल्डिंग है, नर्सिंग का अलग बिल्डिंग है, फार्मा का अलग बिल्डिंग है। प्लस इसके अलावा बच्चों को प्लेग्राउंड है, हॉस्टल में जिम फैसिलिटी है, बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। 3 गेट है वहां पे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तो 18 एकड़ के कैंपस में बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है जियोनाइटी का जो कैंपस है, खेलने कूदने का, इवन बैठने का, घूमने का काफी अच्छा बंदोबस्त है। स्टूडेंट वहां, मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जियोनाइटी से स्टूडेंट नाखुश नहीं है। फेस्ट वगैरह सब होते हैं, सब कुछ होते रहता है। बड़े अभी रिसेंटली अभी हमारे यहाँ आज 1-2 दिन में आनंद कुमार सर आ रहे हैं। वो आनंद कुमार सर, वो सुपर 30 और इसके बाद अपने खान सर आ रहे हैं, वेबिनार है उनका, खान सर नए बच्चों के लिए जिन्होंने पीजीडी में ऑलरेडी एडमिशन लिया है 26 के लिए, उनको। खान सर का बारे, खान सर का एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो खान सर का भी हो रहा है, मैं बता दूंगा मैं ये सारा चीजें, ठीक है सर। मेरा सर लास्ट आपसे 4 क्वेश्चन है, जो कि मेरे क्वेश्चन नहीं है, स्टूडेंट के। जब सर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है सर स्कॉलरशिप। सर बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये भी पूछते हैं सर स्कॉलरशिप को लेकर के क्या है सर जियोनाइटी में? तो देखिए स्कॉलरशिप तो है, बट वही है कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ कोर्स में कुछ अलग स्कॉलरशिप है, कुछ कोर्स में कुछ अलग स्कॉलरशिप है, वो सारे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेस पे है। हमारे एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑनलाइन, उसके बेस पे कुछ स्कॉलरशिप है। कुछ है कि 10, 12 ग्रेजुएशन आपका अगर एमबीए पीजीडीएम के लिए कुछ है तो उसका एक अलग स्कॉलरशिप है। और कुछ है कि आपका 10, 12 मतलब इंजीनियरिंग के लिए आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंगली सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हुआ तो उसमें एक अलग स्कॉलरशिप है। मतलब आपके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 10th एंड 12th में क्या मार्क्स है। 95 प्लस है तो ऑब्वियसली ये मैं बेसिकली बीटेक वगैरह की बात कर रहा हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन है सर, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है लोन, जैसे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जरूरी भी है। लोन, स्टूडेंट क्रेडिट का मतलब अलग अलग, जैसे बिहार के लिए अलग हो गया, आपका झारखंड के लिए अलग हो गया, तो सर क्या आप अगर बता सके लोन के बारे में? हमारा कॉलेज नैक ए प्लस है, आपको पता ही है। हाँ राइट सर। तो बिहार क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, उसमें एक्सेप्ट डीआरसीसी अप्लाइड है, वो डीआरसीसी से कर सकता है। बंगाल में जैसे हमारा बंगाल के स्टूडेंट जाते हैं, बंगाल क्रेडिट कार्ड जो है उसके ऑलरेडी हम उसपे मेंबर हैं, तो यहाँ से काफी स्टूडेंट हमारे बंगाल क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेके गए। नॉर्मल लोन ऑलरेडी हमारे काफी बैंक से टाई अप है, पीएनबी से है, एसबीआई से है, कुछ प्राइवेट जैसे आपके क्रेडिला वगैरह हो गए, इन लोगों से टाई अप है। लोन के लिए हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, तो जो बच्चों का लोग कंफ्यूज है, जब वहाँ एडमिशन लेने के बाद तो मतलब ये सब चीज, मतलब लोन का भी काम आप लोग खुद का है? खुद हम लोग अप्लाई करा के देते हैं। अप्लाई कराने में बच्चों का ये रहता है कि थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोन डिपार्टमेंट से, वो यहाँ बार बार तो नहीं आ सकते। हम अप्लाई कराएंगे विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे, हम उनकी सारी चीजें बताएंगे, वो जब बैंक बुलाए उनको जाना पड़ेगा। लोन के लिए वैसे बड़ी समस्या नहीं आती है, बहुत इजीली लोन हो जाती है। लास्ट 2 क्वेश्चन है सर, कि फर्स्ट कि सर 3 अगर स्ट्रॉन्ग रीजन आपसे पूछा जाए सर जियोनाइटी चूज करने के पीछे, तो सर क्या आप बोलिएगा आप अपने अकॉर्डिंग? जियोनाइटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जियोनाइटी चूज करने के लिए अगर मैं बच्चों को बोलूंगा, मेन 3 आपने पूछा ना, मेन अगर 3 अगर रीजन बता दें। फ्रेंडली, फैकल्टी स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली रहते हैं, एकेडमिक काफी स्ट्रांग है,
हम हर बच्चे के, ये नहीं कि वो बच्चा कमजोर है तो उस पे हम प्लेसमेंट पे जोर नहीं देंगे। हर बच्चों पे अगर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को ठीक करते हुए हमें उसको प्लेस करना होता है। तो ये तीनों हमारा मेन चीज है। पहला, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के अंदर एक फ्रेंडली रिलेशन। दूसरा, हम बच्चों को ट्रेंड उस तरीके से करते हैं, चाहे वो एक अच्छा स्टूडेंट रहे, चाहे वो मीडियोकर स्टूडेंट रहे, हम दोनों को एक ही साथ, या पुअर स्टूडेंट भी रहे, एक ही साथ लेके चलते हैं। पुअर स्टूडेंट को भी हम मीडियोकर तक या अपर तक लाने की कोशिश करते हैं और उनको अच्छे जगह प्लेस कराने की कोशिश करते हैं। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर इस पॉडकास्ट का सर, कि सर जीएनआईटी का आपने बताया जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है सर, वो मतलब कैसा होता है सर? इजी मोड पेपर कैसा रहता है? देखिए, आप जेडब्ल्यू का एग्जाम मेन का देखे ही होंगे। हाँ, जेईई मेंस है जी। जेई मेन से मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा Almost। उससे, हाँ ऑलमोस्ट उससे मेंस से मिलता जुलता अगर ही है। जो स्टूडेंट जेईई मेंस में मतलब अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे। कर पाएगा। ओके, अच्छा लगा सर बात करके। एंड सर मैं आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और ऑलरेडी आप मतलब अनुपम सर से भी जानते हैं 20 ईयर्स, मतलब आपका एक्सपीरियंस है। एंड वंस अगेन सर हम आपके साथ अगेन भी पॉडकास्ट करेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छा लगा सर।